हम लास्ट लेक्चर में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी। मैंने कहा था इससे रिलेटेड जो रिजल्ट हैं हम अगले लेक्चर में करेंगे। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। स्पेस एक्स इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट इफ एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स हैज ए लिमिट पॉइंट। अगर स्पेस का हर इनफाइनाइट सबसेट जो है उसका एक लिमिट पॉइंट होगा वो हम कहेंगे कि स्पेस एक्स इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट। स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही। अच्छा, मैं प्रेजेंट करती हूँ। आप लोग मैसेज लिखते रहते हो और मैं बाद में देखती हूँ। अच्छा जी, स्क्रीन प्रेजेंट अब हो गई है मैम। जी, थैंक यू। चलो, क्या पढ़े थे? स्पेस एक्स इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट इफ एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स हैज ए लिमिट पॉइंट। अगर स्पेस एक्स का हर इनफाइनाइट सबसेट हो और उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करे तो हम स्पेस को कहेंगे कि ये लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट स्पेस है। कॉम्पैक्ट स्पेस की क्या डेफिनेशन थी? हम ये कहते थे कि अगर स्पेस की हर कवरिंग के लिए फाइनाइट सब कवर हो तो हम कहते हैं कि वो स्पेस कॉम्पैक्ट है। अब यहाँ पे मैंने कल ही आपको ये भी बताया था कि ये जो डेफिनेशन हमने आज लिखी है ये लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट की, ये असल में कॉम्पैक्टनेस का वीकर वर्जन है। कॉम्पैक्टनेस की और भी कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे इससे आगे हम देखेंगे सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है या उसके बाद लोकली कॉम्पैक्ट स्पेस है। तो हम वो सारी स्पेसेस जो हैं उन पे ज्यादा हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है। तो थोड़ा बहुत हमने सिर्फ कॉम्पैक्टनेस से रिलेटेड कॉम्पैक्टनेस की डेफिनेशन देखी। अब लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट की इससे रिलेटेड रिजल्ट्स करने के बाद सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन के बाद हम इस टॉपिक को क्लोज कर देंगे। वरना मैं आपको बता रही हूँ कि कॉम्पैक्टनेस की और भी टाइप्स हैं, जैसे लोकली कॉम्पैक्टनेस है, काउंटेबली कॉम्पैक्टनेस है। तो इस तरह से और भी टाइप्स हैं। अच्छा, ये कॉम्पैक्टनेस की इतनी टाइप्स क्यों डिफाइन की गई? कुछ स्पेसिस ऐसी हैं जो कॉम्पैक्ट नहीं है, तो फिर वो जो कॉम्पैक्ट नहीं होती तो हमारे रिजल्ट्स में यूज करने के लिए हमें वो स्पेस फिर भी चाहिए हो, तो फिर हम क्या करते होते हैं, हम उसका थोड़ा कोई वीकर वेरिएंट ढूंढ लेते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, आपने अलजेब्रा में पढ़ा हो कि ग्रुप कोई सेट जो है वो ग्रुप बन जाता है एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ और साथ में उसकी कोई 4-5 प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर उन प्रॉपर्टीज में से कुछ प्रॉपर्टीज को कम कर दिया जाए, उसके एक्सियम्स को कम कर दिया जाए, तो फिर हम उसको कुछ और नाम दे देते हैं। जैसे सेमी ग्रुप हमारे पास बन जाता है, मोनाइड बन जाता है। तो सेमी ग्रुप और मोनाइड्स क्या है? वो वीकर वर्जन ऑफ ग्रुप है। तो इसी तरह से अब जैसे हमने लेक्चर नंबर 22 या 21 में तकरीबन पढ़ा था, जहाँ पे हमने कहा सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है वो कॉम्पैक्ट नहीं है। तो अगर वो कॉम्पैक्ट नहीं है तो अब आपको पता है कि रियल नंबर्स तो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट स्पेस है। बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो रियल नंबर्स की स्पेस में सॉल्व हो रहे होते हैं। तो फिर हमने क्या किया कि हमने कॉम्पैक्टनेस का वीकर वेरिएंट डिफाइन कर लिया कि अगर कॉम्पैक्ट नहीं है तो फिर वो किसी और मतलब इसकी प्रॉपर्टी को, इससे छोटी किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता होगा। तो वो सारा कुछ मैंने अपने लेक्चर्स में इंक्लूड नहीं किया। बुक के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स कॉम्पैक्ट नहीं है लेकिन वो लोकली कॉम्पैक्ट है। अब लोकली कॉम्पैक्ट क्या होता है ये सब कुछ हम इंक्लूड नहीं कर रहे, सिर्फ मैंने थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दिया है कि इस तरह से हम वीकर वेरिएंस डिफाइन कर लेते हैं। हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ के स्पेस एक्स इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट इफ एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स हैज ए लिमिट पॉइंट। अगर एक्स के हर इनफाइनाइट सबसेट का लिमिट पॉइंट होगा तो स्पेस एक्स को हम कहेंगे कि ये लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट है। अब हम देखते हैं हमारे लेक्चर 24 में जो थ्योरम हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? कॉम्पैक्टनेस इम्प्लाइज लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्टनेस। कि अगर एक स्पेस कॉम्पैक्ट है तो लाजमी वो लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट भी होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्टनेस जो है वो कॉम्पैक्टनेस का ही वीकर वेरिएंट है, तो लाजमी सी बात है कि अगर एक स्पेस कॉम्पैक्ट है तो वो लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट भी होगी। लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो होल्ड नहीं करेगा। लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट अगर कोई स्पेस है तो लाजमी नहीं है कि वो कॉम्पैक्ट भी हो।
हम इस कन्वर्स की एग्जांपल देखेंगे कि कोई ऐसी एग्जांपल होनी चाहिए जो लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट हो लेकिन वो कॉम्पैक्ट ना हो। तो पहले हम थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं। अच्छा, थ्योरम का प्रूफ करने से पहले मैं एक डेफिनेशन रिवाइज करना चाहती हूँ, क्योंकि हम लिमिट पॉइंट की बार बार बात कर रहे हैं, थोड़ा सा लिमिट पॉइंट को रिवाइज कर लें। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट हमने किस तरह से पढ़ा था, लेट ए बी ए सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स एंड एक्स बिलोंग टू एक्स, सेट एक्स का कोई एलिमेंट एक्स। We say that x is limit point of A if every neighborhood of x intersects A in some point other than x itself। मतलब अगर सेट A का इंटरसेक्शन x की हर नेबरहुड के साथ अगर लिया जाए तो उस इंटरसेक्शन में सिर्फ x नहीं होना चाहिए बल्कि x के साथ कुछ और पॉइंट भी होना चाहिए। अगर सेट A का इंटरसेक्शन पॉइंट x की नेबरहुड के साथ लिया जाए तो इंटरसेक्शन में सिर्फ x नहीं होना चाहिए बल्कि x के साथ कोई और पॉइंट भी होना चाहिए। तो फिर इस x को हम क्या कहते हैं, इस x को कहते हैं लिमिट पॉइंट ऑफ A। ये बात आप नोट करें कि ये x जो है लाजमी नहीं है कि वो सेट A का ही एलिमेंट हो, बल्कि वो सेट A के अलावा सेट स्पेस पूरी की पूरी स्पेस x में से कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो अब हम आते हैं अपने थ्योरम के प्रूफ की तरफ। ये इसमें हमने क्या करना है, हमने सपोज करना है कि एक स्पेस कॉम्पैक्ट स्पेस है और प्रूफ ये करना है कि वो लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट भी होगी। हमने सपोज कर लिया लेट एक्स बी ए कॉम्पैक्ट स्पेस, लेट ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स। वी वांट टू शो दैट इफ ए इज इनफाइनाइट देन ए हैज ए लिमिट पॉइंट। क्योंकि अगर हमने ये शो करना है कि ये स्पेस एक्स जो है ये लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट है, तो हमने लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्टनेस के लिए क्या शो करना है कि स्पेस एक्स के हर इनफाइनाइट सबसेट का एक लिमिट पॉइंट होना चाहिए। हर इनफाइनाइट की बजाय हम क्या करते हैं, हम आर्बिट्ररी एक इनफाइनाइट सबसेट ले लेते हैं। हमने अभी यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा लेट ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स। हम शो ये करना चाहते हैं कि अगर ए इनफाइनाइट है देन ए हैज ए लिमिट पॉइंट। अगर हम ये बात प्रूव कर लें तो ये इस बात को वेरीफाई करेगी कि x इज लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट स्पेस। तो हम ये शो करना चाहते हैं इफ a इज इनफाइनाइट देन a हैज ए लिमिट पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, इसकी कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट ले लेते हैं कि इफ a हैज नो लिमिट पॉइंट देन a इज फाइनाइट। कंट्रापोजिटिव ऐसी होती है कि इस देन के बाद वाली स्टेटमेंट को निगेट करके पहले शुरू में ले जाओ और इफ के बाद वाली स्टेटमेंट को निगेट करके देन के बाद ले जाओ। तो कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट कैसे बनी, इफ यहाँ पे a लिखना था, इफ के बाद इफ a हैज नो लिमिट पॉइंट देन a इज फाइनाइट। तो फिर a को क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। अब हम ये चीज प्रूफ करेंगे कि अगर a का कोई लिमिट पॉइंट नहीं है तो a को फाइनाइट होना चाहिए। हमने सपोज कर लिया कि a का कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर a का कोई लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है कि ये जो डिराइव्ड सेट ऑफ ए होता है, डिराइव्ड सेट ऑफ ए क्या होता है, जिसके अंदर हम सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स लिख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए डिनोटेड एज ए प्राइम, और इसको कहा जाता है डिराइव्ड सेट ऑफ ए। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ए हैज नो लिमिट पॉइंट। अगर ए का कोई लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है कि ए का जो डिराइव्ड सेट है वो क्या है, एम्प्टी है। जाहिर है कोई लिमिट पॉइंट तो नहीं है। तो अगर ये एम्प्टी है तो हमने एक रिजल्ट ये भी पढ़ा था कि एक लेयर जो है वो इक्वल होता है ए यूनियन ए डिराइव्ड के। तो अब ए यूनियन ए डिराइव्ड की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, फाई। ए यूनियन फाई किसके इक्वल आ जाएगा, ए के। तो एक लेयर अगर इक्वल टू ए आ जाए तो हम कहते हैं ए इज क्लोज। ये भी हमने एक थ्योरम पढ़ा था क्लोजनेस वाले टॉपिक में। अगर ए क्लोज है तो इसका मतलब है एक्स माइनस ए इज ओपन। तो हमने जो हमारी सपोजिशन दी थी कि ए का कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, इस सपोजिशन को लेके चलने से हमारे पास एक बात आ गई कि एक्स माइनस ए इज ओपन। अब हम दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं लिमिट पॉइंट की। फर्दर मोर फॉर ईच ए बिलोंग टू ए, सेट ए के हर एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट यू ए नेबरहुड ऑफ ए सच दैट यू ए इंटरसेक्शन सेट ए इज इक्वल टू ए। हर इस एलिमेंट जो कि ए का सेट ए का एलिमेंट है स्मॉल ए, इस ए की हर नेबरहुड का ए के साथ इंटरसेक्शन जो है वो सिर्फ ए आएगा।
ये सिर्फ ए क्यों आएगा, क्योंकि हमने ये कहा है कि ये जो सेट ए है इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। तो इस लिमिट पॉइंट अगर होता तो फिर क्या होता है कि उसकी हर नेबरहुड का सेट ए के साथ इंटरसेक्शन में सिवाय ए के और भी एलिमेंट्स होते, अगर ये लिमिट पॉइंट होता। लेकिन हमने तो ये कह दिया हुआ है कि सेट ए का कोई लिमिट पॉइंट है ही नहीं, तो फिर हम क्या कहेंगे कि सेट ए के हर एलिमेंट के लिए ये जो एलिमेंट ए हमने आर्बिट्रेटली कंसीडर किया है इसकी हर नेबरहुड का ए के साथ इंटरसेक्शन जो है वो सिर्फ सिंगलटन ए आएगा, इसमें ए के अलावा कोई एलिमेंट नहीं आएगा बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज कवर्ड बाय, अब देखो कि अच्छा पहले हम ये लाइन पूरी देख लेते हैं क्या लिखा है। एक्स इज कवर्ड बाय एक्स माइनस ए एंड ओपन सेट यू ए। एक्स इज कवर्ड बाय एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए का मतलब है कि कवर्ड में हम क्या कहते होते हैं कि जितने भी ओपन सेट्स हों उन सब की यूनियन से हमारे पास पूरी की पूरी स्पेस एक्स बन जाए। एक्स माइनस ए का मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी तो एक्स के एलिमेंट्स जो हैं वो इस वाले सेट के अंदर आ गए एक्स माइनस ए में। ए के सारे एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, वो ओपन सेट्स यू ए में आएंगे। ओपन सेट्स यू ए किस तरह से के सेट ए के हर एलिमेंट के लिए यू ए का ए के साथ इंटरसेक्शन सिंगलटन ए आता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम सारे के सारे यू ए की यूनियन एक्स माइनस ए के साथ ले लें तो ये हमारे पास कवरिंग बन जाएगी किसकी, सेट एक्स की। कैसे कि हर यू ए के अंदर सेट ए के एलिमेंट्स आते जाएंगे। एक फॉर एग्जांपल हम एक एलिमेंट A1 ले लेते हैं, दूसरा एलिमेंट A2 ले लेते हैं, तीसरा एलिमेंट A3 ले लेते हैं और ये एलिमेंट्स हम किस में से ले रहे हैं, सेट A के। तो UA1 में A1 होगा, UA2 में A2 होगा, UA3 में A3 होगा। तो इन सारे UAs का यूनियन किसके साथ लिया, x माइनस ए के साथ। UAs के अंदर सारे सेट A के एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे और A के एलिमेंट्स के बाद जो बाकी एलिमेंट्स बचे वो किस में आ जाएंगे, x माइनस ए में आ जाएंगे। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि x इज कवर्ड बाय x माइनस ए एंड ओपन सेट्स UA। तो एक्स स्पेस जो है वो कवर हो जाती है किससे, एक्स माइनस ए और सारे के सारे ओपन सेट यू ए से। सिंस एक्स इज कॉम्पैक्ट दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज कवर्ड बाय एक्स माइनस ए एंड फाइनाइटली मैनी यू ए। हमने ये कहा था कि कोई भी स्पेस, यहाँ पे जब हम ये बात करें इस वाले स्टेप में तो हमें नहीं पता कि यू एस जो हैं वो फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे, कि UA1, UA2, UA3 सो ऑन चलते जा रहे हैं ये ओपन नेबरहुड, या फिर ऐसा है कि UA1, UA2 से सो ऑन UAN तक सिर्फ जाते हैं। तो हमें ये UAN तक की फाइनाइटली मैनी की जो श्योरिटी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, स्पेस एक्स के कॉम्पैक्ट होने से। कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन क्या है, कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन है कि अगर स्पेस एक्स की कोई कवरिंग है तो उसका कोई ना कोई फाइनाइट सब कवर लाजमी होगा। तो फाइनाइट सब कवर होने की वजह से हम ये कहते हैं कि क्योंकि स्पेस एक्स कॉम्पैक्ट है तो लाजमी सी बात है कि एक्स कवर होगा एक तो एक्स माइनस ए से, और बाकी जो यू एज हैं वो फाइनाइटली मैनी होंगे जो स्पेस एक्स को कवर कर देंगे, क्योंकि स्पेस एक्स जो है वो कॉम्पैक्ट है। अब हमें ये पता है कि एक्स माइनस ए और ए का इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी है, मतलब इन दोनों में जाहिर है कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, और यू ए इंटरसेक्शन ए जो है वो इक्वल टू सिंगलटन ए है फॉर फाइनाइटली मैनी यू ए। तो इसका मतलब है कि यू ए इंटरसेक्शन ए में सेट ए के ही तो एलिमेंट्स आ रहे थे, और यहाँ से हमें ये भी श्योरिटी मिल गई कि ये यू एज जो हैं ये फाइनाइटली मैनी यू एज हैं। तो यहाँ इन दोनों स्टेप्स को कंबाइन करने से हमें ये पता चलता है कि सेट ए जो है वो असल में फाइनाइट है, क्योंकि सेट ए की फाइनाइटनेस हमें ये यू एज के कलेक्शन के फाइनाइट होने से पता चलती है। तो हमने क्या किया था, हमने सपोज ये किया था कि ए का कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, और यहाँ से हमें ये पता चल गया था कि एक्स माइनस ए ओपन है, और ए का कोई लिमिट पॉइंट ना होने की डेफिनेशन को जब यूज किया तो फिर हमें ये पता चल गया कि सेट ए जो है ये फाइनाइट है, सेट ए जो है ये फाइनाइट है। तो अगर हमने इस बात को प्रूव कर लिया तो असल में हम किस रिजल्ट तक पहुंच गए कि हर कॉम्पैक्ट स्पेस जो है
वो क्या बन जाती है, वो लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट स्पेस बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम डज नॉट होल्ड जनरली। जनरली जो है इस थ्योरम का कन्वर्स होल्ड नहीं करता। जनरली की बात लिखना बहुत अहम होती है। जनरली लिखने का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि स्पेस एक्स के ऊपर हम कुछ और कंडीशंस लगा दें तो फिर ये दोनों फिर कन्वर्स ऑफ थ्योरम जो है वो होल्ड कर जाए, ऐसा हो भी सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम डज नॉट होल्ड जनरली। जनरली तो होल्ड नहीं करता, लेकिन हो सकता है कि अगर एक्स के ऊपर कोई कंडीशन और लगा दी जाए, कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए, तो फिर शायद इसका कन्वर्स होल्ड कर जाए। तो पहले तो हम इसी बात की एग्जांपल देखते हैं कि इस थ्योरम का कन्वर्स जो होल्ड नहीं करता। कन्वर्स बनता क्या है थ्योरम का? थ्योरम का कन्वर्स ये बनता है कि अगर कोई स्पेस लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट है तो वो कॉम्पैक्ट नहीं होगी। कॉम्पैक्ट नहीं होगी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कन्वर्स होल्ड नहीं करता। तो यहाँ एग्जांपल में हमने क्या किया, हमने कहा कि लेट y कंसिस्ट ऑफ 2 पॉइंट्स, के मतलब y के अंदर दो ही एलिमेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया कि y के अंदर एलिमेंट्स हैं a और b एंड कंसीडर टा y इज इक्वल टू फाई एंड y के ऊपर जो टोपोलॉजी हमने दी है वो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ले ली है। Let x is equal to z positive cross y, where z positive is with discrete topology। हमने कहा है कि z positive जो स्पेस है उसको हमने discrete topology के साथ कंसीडर किया हुआ है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी कौन सी होती है? जिसमें सेट के सारे पॉसिबल सबसेट्स जो हैं वो पड़े हुए होते हैं। तो मतलब इसके अंदर सारे सिंगलटन्स भी हैं, ऐसे सेट्स भी हैं जिनमें दो एलिमेंट्स हों, ऐसे भी हैं जिनमें तीन एलिमेंट्स हों, सो ऑन। Z पॉजिटिव के सारे सबसेट्स जो हैं वो इस टोपोलॉजी में है जो हमने Z पॉजिटिव के ऊपर कंसीडर की। तो X के ऊपर जो टोपोलॉजी बनेगी वो किस तरह से बनेगी? Z पॉजिटिव के ओपन सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें Y के ओपन सेट्स के साथ। तो Y में तो दो ही, Y की जो ओपन सेट्स हैं वो तो दो ही हैं, एक फाई है और एक Y है। अच्छा, तो X के ओपन सेट्स इस तरह से आ जाएंगे। देन एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ X हैज ए लिमिट पॉइंट। तो फिर x के हर इनफाइनाइट सबसेट का एक लिमिट पॉइंट लाजमी एग्जिस्ट करता है। ये किस तरह से एग्जिस्ट करता है? मैंने यहाँ पे एक इनफाइनाइट सबसेट लेके चेक करके दिखा दिया है कि इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। मैंने एक इनफाइनाइट सबसेट कंसीडर कर लिया किसका? z पॉजिटिव क्रॉस y का, क्योंकि हमारी स्पेस x यही है ना, z पॉजिटिव क्रॉस y। z पॉजिटिव क्रॉस y का एक इनफाइनाइट सबसेट इस तरह से कंसीडर किया कि सेट y के एलिमेंट्स हैं a और b, तो हमने पेयर्स बनाना है z पॉजिटिव के एलिमेंट्स के y के एलिमेंट्स के साथ। तो सारे पेयर्स की बजाय मैंने सिर्फ y के a के साथ बनने वाले जो सारे पॉसिबल पेयर्स थे वो लिख दिए। y सेट के अंदर तो b एलिमेंट भी है, तो पूरी स्पेस x के अंदर तो पॉइंट्स वो भी आएंगे जो z पॉजिटिव के पेयर्स बनेंगे एक एलिमेंट a के साथ, और z पॉजिटिव के पेयर्स बनेंगे दूसरे एलिमेंट b के साथ। तो मैंने सेट a के अंदर जो पेयर्स लिए हैं वो सारे वो वाले पेयर्स ले लिए हैं जिनका a के साथ पेयर बन रहा है। z पॉजिटिव का 1 का a के साथ, 2 का a के साथ, 3 का a के साथ, सो ऑन। तो ये a क्या है? ये सबसेट है इस सेट z पॉजिटिव क्रॉस y का। अब एक एलिमेंट मैंने ले लिया 1 एंड b बिलोंग टू z पॉजिटिव क्रॉस y। जाहिर है 1 एंड b भी तो इसका एलिमेंट है। देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट 1 and 2, एन ओपन सेट 1 and 2 क्रॉस y। 1 and 2 जो है ये ओपन सेट है z पॉजिटिव का, और y जो है ये ओपन सेट है इस सेट y का, क्योंकि y की जो टोपोलॉजी है उसमें हमने दो ही ओपन सेट्स लिए हैं, एक फाई और एक y। ये 1 and 2 जो है ये मुझे कैसे पता है कि ये ओपन सेट है z पॉजिटिव का? क्योंकि मैंने ये कहा है कि z पॉजिटिव की जो हमने टोपोलॉजी कंसीडर की है वो कौन सी है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ये भी ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है। दो ओपन सेट्स का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो किसका ओपन सेट बन जाएगा? वो सेट x का ओपन सेट बन जाएगा। x की स्पेस क्या है? z पॉजिटिव क्रॉस y। अब इस ओपन सेट का y के साथ क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप लें तो उसमें ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, 1 and a, 2 and a, 1 and b, 2 and b। बस इतने एलिमेंट्स किस में हैं? इस ओपन सेट क्रॉस y में। अब हम क्या करेंगे कि हम
A intersection this open set of Z positive cross Y, इसको हम असल में ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है 1 एंड B, क्या ये सेट A का लिमिट पॉइंट है या नहीं। तो लिमिट पॉइंट होने के लिए हम लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को यूज कर रहे हैं कि अगर A सेट A का इंटरसेक्शन विद दिस ओपन सेट अगर इक्वल टू सिर्फ ये वाला एक ही पॉइंट आया 1 एंड B, तो फिर हम कहेंगे 1 एंड B लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर सेट A का इंटरसेक्शन विद सम ओपन सेट जिसके अंदर ये पॉइंट मौजूद है, अगर इस इंटरसेक्शन में 1 एंड B के अलावा कोई और भी पॉइंट आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि 1 एंड B इज लिमिट पॉइंट ऑफ A। तो हमने क्या किया है, एक ओपन सेट लिया है, इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं A के साथ, ये सेट A है और ये जो है ये ओपन सेट है। इन दोनों का आपस में जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो इसमें एक एलिमेंट आ जाता है 1 एंड A और दूसरा एलिमेंट आ जाता है 2 एंड A। ये जो 1 एंड B 2 एंड B वाले एलिमेंट्स इस सेट में हैं, लेकिन ये A में नहीं है, तो इसलिए ये इंटरसेक्शन में नहीं आएंगे। तो इस इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें क्या इसमें मतलब ये पूरा जो इंटरसेक्शन है वो इक्वल नहीं है किसके, 1 एंड B के। तो इसका मतलब है कि 1 एंड B जो है ये क्या है, लिमिट पॉइंट है इस सेट A का। तो यहाँ इस पूरी कैलकुलेशन में हमने ये शो किया है कि एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ X हैज ए लिमिट पॉइंट। सेट X के हर इनफाइनाइट सबसेट का एक लिमिट पॉइंट लाजमी होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे एक इनफाइनाइट सबसेट के लिए शो कर दिए, तो बाकी इनफाइनाइट सबसेट्स के लिए भी इसी तरह से शो किया जा सकता है। तो हमने एक आर्बिट्ररी के लिए शो कर दिया। By similar steps, we can say that every infinite subset of X has a limit point. This implies that X is limit point compact. Limit point compactness की यही definition थी। अब क्या है कि now X has a covering, लेकिन हमने शो क्या करना है कि ये X लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट तो है लेकिन ये कॉम्पैक्ट नहीं है। तो कॉम्पैक्ट होने के लिए क्या डेफिनेशन होती है कि अगर इसकी एक ओपन कवरिंग है तो इस ओपन कवरिंग की कोई फाइनाइट सब कवर होना चाहिए। X has a covering of open sets UN is equal to singleton n cross y। n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो अब पॉजिटिव इंटीजर्स के ये जो सिंगलटन सेट्स हैं ये तो इनफाइनाइटली मैनी है, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स तो सिर्फ उसी सूरत में हमारे पास आ सकता है इसके यूनियन से कि अगर हम सारे के सारे सिंगलटन सेट्स को रखें, और सारे के सारे सिंगलटन सेट्स को अगर रखें तो वो कितने हैं, इनफाइनाइटली मैनी है, फाइनाइट तो नहीं है। तो अगर फाइनाइट हम यहाँ पे फाइनाइट सिंगलटन सेट्स कंसीडर कर लें तो फिर क्या होगा, उनकी यूनियन से हमारे पास हमारी स्पेस X नहीं आएगी, मतलब Z पॉजिटिव नहीं आएगा। तो जब वो Z पॉजिटिव नहीं आएगा तो फिर इसका मतलब है कि वो कवरिंग नहीं बनेगी सेट X की। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये एक कवरिंग तो है हमारे पास सेट X की, लेकिन ये फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है। X has a covering of open sets, but this covering has no finite subcover, लेकिन इसकी कोई finite subcover नहीं है, तो X is not compact। तो हमने इस एग्जांपल में ये शो किया है कि अगर एक स्पेस लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट है तो वो कॉम्पैक्ट नहीं होगी। हमने एक यहाँ एग्जांपल दे दी है जो कि उस थ्योरम के कन्वर्स को शो करती है कि वो कन्वर्स होल्ड नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है, लेट X be a topological space if Xn is a sequence of points of X and if n1 n less than n2 less than so on less than ni so on is an increasing sequence of positive integers। इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना कि हर अगला नंबर जो है वो पिछले की निस्बत बड़ा है, तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस की यही डेफिनेशन है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, देन this sequence yi defined by yi is equal to xni। yi के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो xn के xn में से सिर्फ वो वाले पॉइंट्स जो इस इंक्रीजिंग सीक्वेंस में से बनाए जा रहे हैं। yi is equal to xni is called सब सीक्वेंस ऑफ xn, कि यहाँ पूरा का पूरा xn नहीं है yi में, xn के वो वाले पॉइंट्स हैं जो इस इंक्रीजिंग सीक्वेंस के इंटीजर्स को यूज करके बनाए जा रहे हैं। देन yi is called सब सीक्वेंस ऑफ xn।
A topological space X is said to be sequentially compact if every sequence of points of X has a finite subsequence. अगर सेट X के पॉइंट्स के हर सीक्वेंस के लिए कोई फाइनाइट सब सीक्वेंस हमें मिल जाता है तो फिर हम स्पेस X को क्या कहते हैं? सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। अब यहाँ हमारे पास एक थ्योरम है सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट की। मैंने एग्जांपल्स और इससे रिलेटेड रिजल्ट्स को कोर्स में शामिल नहीं किया क्योंकि कॉम्पैक्टनेस काफी वास्ट टॉपिक है। इसको जितना ज्यादा हम बढ़ाते जाएंगे हमारा काम उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो मैंने बस थोड़े थोड़े से रिजल्ट्स को शामिल किया है। सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट के लिए ये रिजल्ट की स्टेटमेंट लिखी है लेकिन हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे। लेट एक्स बी ए मीटराइजेबल स्पेस। अगर एक्स मीटराइजेबल स्पेस है मतलब कि वो किसी मीट्रिक से जनरेट हो जाती है टोपोलॉजिकल स्पेस, देन दी फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। तो फिर ये तीनों जो कॉम्पैक्टनेस की डेफिनेशंस हैं ये इक्विवेलेंट हो जाएंगी कि अगर x कॉम्पैक्ट है तो वो लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट की भी होगी और अगर लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट है तो वो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट भी होगी। इसी तरह से कन्वर्स में सारी चीजें होल्ड करेंगी कि अगर सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है तो लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट भी होगी, अगर लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट है तो कॉम्पैक्ट भी होगी। पिछला वाला थ्योरम करवाते वक्त ही मैंने ये कहा था कि अगर हम स्पेस x के ऊपर कंडीशन लगा देंगे तो फिर हो सकता है कि ये कॉम्पैक्टनेस और लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्टनेस सेम बात बन जाए। तो हमने क्या देखा है इस थ्योरम की स्टेटमेंट में कि अगर x मीटराइजेबल स्पेस होगी तो फिर कॉम्पैक्टनेस की ये तीनों डेफिनेशंस जो हैं ये इक्विवेलेंट हो जाएंगी, फिर इनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर स्पेस जो है वो मीटराइजेबल स्पेस नहीं है तो फिर हमने ऊपर देख लिया कि कॉम्पैक्टनेस और लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्टनेस इक्विवेलेंट नहीं है, बल्कि कॉम्पैक्टनेस इम्प्लाई करती है लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्टनेस को, लेकिन लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्टनेस इम्प्लाई नहीं करती कॉम्पैक्टनेस को। नेक्स्ट क्या है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू ऑफ कॉम्पैक्टनेस एंड कनेक्टेडनेस एंड हाउसटाउस स्पेस को यहाँ ऐड किया था। मैंने यहाँ एक रफ पेज पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी है सीक्वेंस की कन्वर्जेंस से रिलेटेड। कल एक थ्योरम का प्रूफ करवाते वक्त मैंने इस बात को बोला था कि सीक्वेंस किस तरह कन्वर्ज करता है टोपोलॉजिकल स्पेस में या मैट्रिक्स स्पेस में। इसके बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी। तो आज वो अगला लेक्चर है जिसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा कि लेट एक्स एंड डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस। A sequence xn in X for n belong to n is called convergent sequence if distance between xn and x less than epsilon for all n greater than n belong to set of natural numbers। इस पर्टिकुलर n के बाद ये स्मॉल n जो है इस पर्टिकुलर n के बाद अगर ऐसा हो कि d of xn and x less than epsilon आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि सीक्वेंस xn जो है ये कन्वर्ज करता है। ये पर्टिकुलर n क्या अहमियत रखता है हम अभी आगे इसको जो है वो समझ लेंगे एक एग्जांपल से। पहले मैंने क्या किया है कि अगर इसी डेफिनेशन को हम सेट ऑफ रियल नंबर्स में लिखें तो सेट ऑफ रियल नंबर्स विद यूजुअल मीट्रिक में d of xn एंड x किसके इक्वल बन जाता है xn माइनस x मॉड, ये क्या है लेस देन एप्सिलॉन। इसी तरह से आ जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन n बिलोंग टू n। अगर आपने रियल एनालिसिस पढ़ा है या फिर कैलकुलस में आपने शायद ये डेफिनेशन कहीं देखी हो जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस। कैलकुलस में तो हम इसको ये बोल देते हैं एप्सिलॉन डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस, या फिर इसको शायद मॉडर्न डेफिनेशन बोला जाता है इस तरह करके। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो मीट्रिक स्पेस में डेफिनेशन है कन्वर्जेंस की, यही वाली डेफिनेशन और जो कैलकुलस में डेफिनेशन है कन्वर्जेंस की, ये दोनों असल में सेम है। सिर्फ यहाँ हमने इसी डेफिनेशन को जनरलाइज करके ये वाली फॉर्म बना दी हुई है। ये सिर्फ सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए, लेकिन यहाँ पे ये किसी भी स्पेस एक्स के लिए। अच्छा, आगे हम देखते हैं इसी चीज को हम पढ़ते किस तरह से हैं। द सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स। ये सीक्वेंस एक्स एन जो है ये एक्स को कन्वर्ज करेगा इफ फॉर ईच नेबरहुड यू ऑफ एक्स। अगर एक्स की हर नेबरहुड यू के लिए
देयर इज ए पॉजिटिव इंटीजर n, एक पॉजिटिव इंटीजर n, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर कह दो या फिर नेचुरल नंबर कह दो, एक ही बात है। आपको पता ही है कि पॉजिटिव इंटीजर्स में भी वही पॉइंट्स होते हैं 1 2 3 टू सो ऑन, और नेचुरल नंबर्स में भी वही पॉइंट्स होते हैं 1 2 3 टू सो ऑन। तो यहाँ मैं नेचुरल का वर्ड यूज करी थी, लेकिन मैंने यहाँ पॉजिटिव इंटीजर कह दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या कह रहे थे, द सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स इफ फॉर ईच नेबरहुड यू ऑफ एक्स, अगर एक्स की हर नेबरहुड यू के लिए देयर इज ए पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट एक्स एन बिलोंग्स टू यू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन, कि इस पर्टिकुलर इंटीजर एन के बाद बाकी सारे के सारे स्मॉल एन के लिए ये सारे एक्स एन जो है वो किस में चले जाने चाहिए, हर नेबरहुड यू ऑफ एक्स में। अगर एक्स की हर नेबरहुड यू में ये सारे के सारे एक्स एन चले जाएंगे, सारे के सारे एक्स एन नहीं है बल्कि कुछ कंडीशन हमने रख दी है कि एन ग्रेटर देन एन के लिए, तो फिर हम कहते हैं कि सीक्वेंस एक्स एन जो है ये एक्स को कन्वर्ज करता है। ये सारी वर्डिंग हमने कहाँ से निकाली है, ये हमने इसी में से निकाली है। ये असल में क्या है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में नेबरहुड जो है उसको इसी तरह से लिखेंगे, मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन, इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन नेबरहुड, के रेडियस जो है वो हमने एप्सिलॉन रखा हुआ। एप्सिलॉन इसलिए जनरली रख दिया कि रेडियस डिफरेंट करके हर नेबरहुड के अंदर हम चेक करेंगे कि हर नेबरहुड के लिए ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि ईच एक्स एन बिलोंग्स टू यू फॉर एन ग्रेटर देन एन। अब ये कैपिटल एन क्या अहमियत रखता है हम आगे एग्जांपल में देख लेते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू आर एंड एक्स एन इज इक्वल टू 1/n, मैंने सीक्वेंस 1/n कंसीडर कर लिया है। देन वी नो दैट एक्स एन कन्वर्जेस टू 0, हमें ये पता है कैलकुलस से कि एक्स एन ये वाला जो सीक्वेंस है ये 0 को कन्वर्ज करता है। अब ये जो डेफिनेशन हम कन्वर्जेंस की यहाँ पे लिख रहे हैं, इस वाली डेफिनेशन को यूज करते हुए हम देखते हैं कि क्या ये 0 जो है वो वाकई इसका कन्वर्जिंग पॉइंट है सीक्वेंस का। तो इस डेफिनेशन को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि 0 की हर नेबरहुड के लिए सारे के सारे जो सीक्वेंस के पॉइंट्स हैं वो हर नेबरहुड के अंदर चले जाने चाहिए। सारे के सारे पॉइंट्स जाना लाजमी नहीं है, कुछ पर्टिकुलर एन के बाद बाकी सारे पॉइंट्स का जाना लाजमी है। कुछ पर्टिकुलर एन के बाद बाकी सारे पॉइंट्स सीक्वेंस के हर नेबरहुड यू ऑफ 0 में चले जाने चाहिए। तो फिर हम कहेंगे कि हाँ 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस एक्स एन, या फिर हम ये कहेंगे कि एक्स एन कन्वर्जेस टू 0। हम यहाँ पे देख लेते हैं, वी चेक वेदर एक्स एन कन्वर्जेस टू 0 बाय एप्सिलॉन डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस, कि अगर मेरे पास ये मैंने रियल लाइन बनाई है, यहाँ पे 0 है, हम ये देख सकते हैं कि 0 की नेबरहुड्स किस तरह की बन रही हैं कि हम अगर एक इंटरवल ले लें -1 से 1, इंटरवल तो हम ओपन इंटरवल ही कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ओपन नेबरहुड्स जो हैं वो ओपन इंटरवल्स होते हैं। तो -1 से 1 अगर ओपन इंटरवल ले लें तो उसके अंदर 0 मौजूद है। इसी तरह -2 से 2 अगर ओपन इंटरवल ले लें उसके अंदर भी 0 मौजूद है। अगर -1/2 से 1/2 ओपन इंटरवल ले लें उसके अंदर भी 0 मौजूद है। तो मैं इतनी ढेर सारी नेबरहुड्स यहाँ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमने क्या कहा था, 0 की हर नेबरहुड को ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। 0 की हर नेबरहुड को ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। अब हम एक नेबरहुड को पहले चेक करते हैं, फिर दूसरी नेबरहुड, फिर सो ऑन, उसी से रिजल्ट निकालेंगे कि क्या हर नेबरहुड इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। एक नेबरहुड मैंने कंसीडर कर ली 0 की, वो क्या है -1 से 1। -1 से 1 is neighborhood of 0 and contains all xn for each n greater than 1। आप यहाँ पे देखो, इस n में, इस सीक्वेंस में n की वैल्यू को अगर आप 1 रखते हो तो ये आंसर क्या आ जाता है 1। अगर n की वैल्यू को 2 रखते हैं तो आंसर क्या आ जाता है 1/2। फिर 3 1/3 1/4 1/5। 1 के बाद बाकी सारे के सारे पॉइंट्स इस सीक्वेंस के किस तरह के पॉइंट्स होंगे, 0 और 1 के दरमियान के सारे पॉइंट्स होंगे। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि n ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 मुझे क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि 1 तो इस इंटरवल में शामिल नहीं है ना। 1 तो 1 वाली साइड से तो ये इंटरवल ओपन है,
तो 1 इस इंटरवल में शामिल नहीं है, लेकिन 0 से 1 के दरमियान के बाकी सारे के सारे पॉइंट्स जो कि किसके पॉइंट्स हैं, इस सीक्वेंस के पॉइंट्स हैं। तो इस सीक्वेंस का हर पॉइंट जो है वो इस नेबरहुड ऑफ 0 में एग्जिस्ट करता है, सिवाय किसके, 1 के। तो हम ये कहते हैं कि -1 to 1 is neighborhood of 0 contains all xn for each n greater than 1। तो ये हमारा कैपिटल N की वैल्यू है कि इस 1 के बाद बाकी सारे के सारे xn जो है वो इस ओपन नेबरहुड में मौजूद हैं। फिर हम कोई और नेबरहुड कंसिडर कर लेते हैं 0 की, क्योंकि हमें 0 की हर नेबरहुड में चेक करनी है ये प्रॉपर्टी। 1 से जो ग्रेटर है वो तो इस इंटरवल में इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, तो आप कह रही हैं कि वो इसमें कंटेन करते हैं? नहीं, n ग्रेटर देन 1 आ रहा है ना, xn तो ग्रेटर देन 1 नहीं आ रहा। xn हमें क्या वैल्यूज दे रहा है, जैसे जैसे n बड़ा होता जा रहा है xn की वैल्यूज तो छोटी होती जा रही हैं, और वो कहाँ पे जाती जा रही हैं, वो 0 और 1 के दरमियान की वैल्यूज आती जा रही हैं। यस मैम, समझ आ गई अब। सही है। अब आगे क्या है, मैंने 0 की एक और नेबरहुड कंसिडर की, -1/2 से 1/2। ये भी तो 0 की नेबरहुड है। यहाँ हम रियल लाइन के ऊपर चेक कर सकते हैं कि यहाँ -1/2 होगा, यहाँ 1/2 होगा। तो -1/2 से 1/2 वो भी 0 की नेबरहुड है। अब इस 0 की नेबरहुड में क्या है कि सारे के सारे xn मौजूद हैं, सिवाय किसके, ना तो इसके अंदर 1 है और ना ही 1/2 है। xn की वैल्यूज आप चेक करो कि xn की वैल्यू n 1 रखने से इसकी वैल्यू आती है 1, n को 2 रखने से इसकी वैल्यू आती है 1/2। 1 भी इस इंटरवल के अंदर शामिल नहीं है और 1/2 भी इस इंटरवल के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन उसके बाद के बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं 1/3, 1/4, 1/5 सो ऑन 0 तक जाते जाएंगे, वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो इस इंटरवल में शामिल हैं। तो हम इस बात को कैसे लिखेंगे, -1/2 से 1/2 is neighborhood of 0 contains all xn for n greater than 2। तो ये वो कैपिटल N है जिसकी मैं आपको बता रही थी कि इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि एक पर्टिकुलर नंबर हमें मिलता है कि इस पर्टिकुलर नंबर के बाद बाकी सारे n के लिए xn जो है वो नेबरहुड ऑफ 0 में मौजूद हैं। तो इसी तरह से हम इस इंटरवल को जितना मर्जी छोटा करते जाएं, उतना ही हमारे पास ये वाली n की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी। इस n की वैल्यू के चेंज होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ये कहते हैं कि सारे के सारे xn इस पर्टिकुलर n के बाद बाकी सारे xn हर 0 की नेबरहुड में मौजूद हों, तो फिर हम क्या कहेंगे कि सीक्वेंस xn जो है ये कन्वर्ज करता है 0 को। सीक्वेंस xn कन्वर्ज करता है 0 को। हमने 2 ओपन नेबरहुड्स लेके चेक कर लिया। इसी तरह से बाकियों के लिए भी यूं ही प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, बस ये पर्टिकुलर n जो है वो चेंज होता जाएगा, उसके चेंज होने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेफिनेशन में भी यही बात लिखी थी। कैपिटल N पे कोई कंडीशन हमें नहीं बताई गई थी कि वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, वो चेंज हो सकता है। कहा था फॉर ईच नेबरहुड u ऑफ x देयर इज ए पॉजिटिव इंटीजर, कि कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा सच दैट xn बिलोंग्स टू u फॉर ऑल n ग्रेटर देन n। तो यहाँ हमें ये बात समझ में आई कि ये सीक्वेंस जो है ये 0 को कन्वर्ज करता है, और एप्सिलॉन डेफिनेशन से भी हमने देख लिया कि ये 0 को कन्वर्ज करता है। अच्छा जी, ये मैंने वही सारी बातें लिखी जो मैं अभी बोल रही थी। अब मैंने एक ऐसी एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर की है, लेट x इज इक्वल टू ए बी सी। ये स्पेस है और सेट है, ये उसके ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन की फाई x ए बी सिंगलटन बी और ये बी सी, ये टोपोलॉजी है इस सेट x के ऊपर। तो xn एक सीक्वेंस लिया जिसमें पॉइंट्स हैं सिर्फ बी 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 टू सो ऑन बी। क्लास का टाइम खत्म हो गया मेरा ख्याल है, हम इसको अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ये जो एग्जांपल है ये एक ऐसे सीक्वेंस की है जो इस डेफिनेशन से हम ये शो करेंगे कि ये सीक्वेंस, ये वाली जो डेफिनेशन हमने लिखी एप्सिलॉन डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशन या फिर ये डेफिनेशन, कि इस डेफिनेशन से हम ये शो करेंगे कि ये वाला जो सीक्वेंस है ये एक पॉइंट को कन्वर्ज नहीं करता बल्कि एक से ज्यादा पॉइंट्स को कन्वर्ज करता है। तो इसको शो करने के बाद फिर हम हाउस ऑफ स्पेस को और कॉम्पैक्टनेस को और कनेक्टेडनेस, ये मैंने कुछ पेजेस यहाँ पे ऐड किए थे,
हमने इनको सबको रीड करना है और इनको अंडरस्टैंड करना है। ये सारा कुछ अब हम अगले लेक्चर में करेंगे क्योंकि मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है।